हेलो। वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट 1। आप थर्ड पेपर के अंदर 3D ज्योमेट्री हमारा स्टार्ट कर रहे हैं और 3D ज्योमेट्री में सबसे पहला जो हमारा चैप्टर जिसको हम ले रहे हैं, इट्स टाइटल इज स्फीयर, गोला। ओके। अब स्फीयर और गोले के बारे में आप ऑलरेडी अपने स्कूल्स में 9th-10th क्लासेस में इसकी ज्योमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूलेज और क्वेश्चन कर चुके हैं। जैसे आप याद कीजिए, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, where r is the radius of the sphere और गोला। गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया इसको हम बोलते हैं। तो जब आप गोले की बात करते हैं तो सबसे पहला जो दिमाग में आके विजुअलाइजेशन आना चाहिए वो आना चाहिए एक बॉल का। बॉल इज ए वेरी कॉमन ऑब्जेक्ट जिसको कि हम में से हर एक ने देखा है, टच किया है। तो बॉल क्या है? बॉल एक सरफेस है। रिमेंबर, सरफेस वर्ड जिसको हम हिंदी में कहते हैं पृष्ठ। उस सरफेस पे आप हाथ फेर सकते हैं चारों ओर। अब वो सरफेस किससे बनी है? वो सरफेस बनी है पॉइंट से। आप इमेजिन कीजिए कि उस सरफेस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं या वो सरफेस पॉइंट से बनी है। अब उनमें से जो प्रत्येक पॉइंट है वो गोले का जो केंद्र है। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई केंद्र क्या होता है, क्योंकि केंद्र इज ए वेल डिफाइंड टर्म जिसको हम ऑलरेडी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जानते हैं, है ना। अभी आप कह सकते हैं कि इट इज अ सेंटर मोस्ट पॉइंट, और इसको डिफाइन अभी हम यहाँ पर एनालिटिकली करने जा रहे हैं। तो अभी आप सेंटर मोस्ट पॉइंट समझ के आप समझ सकते हैं कि वो जो हमारा गोला है, जो बॉल है, उसकी सरफेस का प्रत्येक पॉइंट सेंटर से इक्विडिस्टेंट है इफ द ऑब्जेक्ट इज ए स्फीयर। ठीक है, यही किसी भी गोले की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसी को लेकर हमने यहाँ पर इसकी एक एनालिटिकल डेफिनेशन दी है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन। देखिए, अब इधर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखी है मैंने। इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। अब ये एक तरीका होता है एनालिटिकली किसी कर्व या किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने का, इन द सेंस ऑफ लोकस। लोकस का मतलब ये है कि आप ये मानिए कि एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है। लोकस को हिंदी में कहते हैं बिंदु पथ। देखिए, अब यहाँ पर नीचे हिंदी में लिखा है ये बिंदु पथ। तो अगर एक बिंदु चल रहा है तो वो एक पथ का निर्माण कर रहा है। Whenever we talk about locus, locus is related to a moving point, यानी वो बिंदु जो चल रहा है। तो आप इमेजिन कीजिए जैसे कि ये एक बॉल है। रिमेंबर, इट इज अ बॉल, इट कैन नॉट लाई इन द प्लेन ऑफ द पेपर। अभी हमने यहाँ पर इसको समझने के लिए ऐसा बनाया है कि आपको लग रहा है कि ये प्लेन ऑफ पेपर में लाई कर रही है, जबकि ये प्लेन ऑफ पेपर में लाई नहीं कर रही है, क्योंकि प्लेन ऑफ पेपर तो 2D है और बॉल हमारी होती है 3D। तो बॉल तो हमारी इस यूं समझिए कि इस प्लेन ऑफ पेपर के पीछे भी है, आगे भी है, लेफ्ट में भी मुड़ रही है, राइट में भी मुड़ रही है। तो इट इज अ बॉल, और इस बॉल पर हमने अलग अलग जगह पॉइंट्स कंसीडर किए। यहाँ पर हमने उन सब पॉइंट्स को कॉमन नाम रखा है P। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसको आप समझिए कि हमने एक पॉइंट एज्यूम किया और वो पॉइंट मूव कर रहा है। द पॉइंट P इज मूविंग इन डिफरेंट पोजीशंस and it always remains on the surface, and in all the situations P पॉइंट चाहे यहाँ है, चाहे यहाँ है, चाहे यहाँ है, इसकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट जो कि उस सरफेस के अंदर है से हमेशा कांस्टेंट रहती है। मतलब P पॉइंट चाहे यहाँ है, चाहे यहाँ है, चाहे यहाँ है, या और भी किसी भी जगह है, its distance from C is always same. This same value is, जिसको हमने यहाँ पर डिनोट किया है R से, और कॉमन सेंस की बात है, इसको आप जानते हो कि इसी को हम बोलेंगे रेडियस। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि ये जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट जिससे कि मूविंग, फिक्स पॉइंट C है और मूविंग पॉइंट हमारा P है। C अपनी जगह फिक्स है, C इज नॉट चेंजिंग, बट P इज चेंजिंग, P इज चेंजिंग इट्स पोजिशन, सो इट इज मेकिंग ए path, it is making a locus. So in each position of the P, distance of P from C is constant,
इट मीन्स Cp इज इक्वल टू R, और इसी R को हम बोलते हैं रेडियस, और C पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पर ये डेफिनेशन हो गई। अब हम यहाँ पर इसके कुछ एनालिटिकल फॉर्मूलेस पे आते हैं। तो आप देखिए सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि काफी सारे क्वेश्चंस में हम अप्लाई करेंगे, इट इज कॉल्ड सेंटर रेडियस फॉर्म। इसको हम हिंदी में बोलेंगे केंद्र त्रिज्या रूप, गोले का केंद्र त्रिज्या रूप। तो आपको तुरंत ये फॉर्मूला याद आना है। ये किसका फॉर्मूला या किसकी इक्वेशन है? इट इज द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर। विच स्फीयर? हु सेंटर इज a, b, c। अब इसका क्या मतलब हुआ कि सेंटर a, b, c है? इसका मतलब ये है कि ये उस सेंटर के निर्देशांक हैं। निर्देशांक जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और चूंकि हम 3D ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर निर्देशांक हमने 3D वे में लिए हैं। ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया, ये z कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं ऊपर वाले फिगर में कि ये C पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, a, b, c, अगर ये हमको गिवन है, और रेडियस हमको गिवन है स्मॉल r। वो रेडियस हमने ऊपर कैपिटल R अज्यूम की थी, यहाँ पर हमने स्मॉल r अज्यूम कर ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर हमें सेंटर और रेडियस नोन है, then the way of writing equation of the sphere is this: x minus a whole square plus y minus b whole square plus z minus c whole square बराबर r square। इसमें आपको क्या करना है? x, y, z से रेस्पेक्टिवली सेंटर के जो x, y, z कोऑर्डिनेट है वो सब्ट्रैक्ट करने हैं, फिर इनका स्क्वायर करना है, फिर उनका सम करना है, फिर उसको इज इक्वल टू r स्क्वायर के इक्वल लिखना है। अगर आप याद कर सकते हैं तो आपने जब सर्किल पढ़ा था तो वहां पर एग्जैक्टली यही इक्वेशन थी, सिर्फ ये जेड वाला पद नहीं था। सर्किल की इक्वेशन क्या होती थी? x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, फिर आप देखिए पर्टिकुलर केस मैंने लिखा है इसी इक्वेशन का, व्हेन a, b, c इज 0, 0, 0, इट मींस सेंटर ऑफ द स्फीयर इज ओरिजिन। ये 0, 0, 0 क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। यानी हम एक ऐसे स्फीयर की बात कर रहे हैं जिसका कि केंद्र मूल बिंदु है, और त्रिज्या वही r ली है हमने। तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम ABC को 0, 0, 0 पुट कर दें तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। ये हमारी इक्वेशन बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड है, कई क्वेश्चन में हम इसको यूज करेंगे। फिर आप देखिए ये तो हमारा इक्वेशन हो गई केंद्र त्रिज्या रूप की, पर we do not always use this particular form. Many times we deal with the equation which is called general equation of a sphere. तो किसी भी गोले की जनरल इक्वेशन या जिसको कहते हैं व्यापक समीकरण क्या होती है? तो आप देखिए ये लिखी है मैंने, ये इक्वेशन आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाली है, इसको आपको बिल्कुल याद कर लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। तो बताइए किसकी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है किसी गोले की व्यापक समीकरण। अब व्यापक जिसको कि हम बोल रहे हैं जनरल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किसी भी गोले की इक्वेशन, किसी भी गोले की, देयर मे बी इनफाइनाइट स्फीयर्स, तो उनकी इक्वेशंस किसी भी फॉर्मेट में अगर लिखी हुई है तो उसको हम सिंप्लीफाई करके, उसको हम सरल करके इस फॉर्म में जमा के लिख सकते हैं। यानी कि जनरल फॉर्म हो गया ये। यानी all the equations of all the spheres can be written in this way. That's why we are terming it general equation. ठीक है, तो इसमें आप देखिए, अगर आप याद कीजिए तो ये बिल्कुल सर्किल जैसी इक्वेशन है। आप याद कीजिए सर्किल की इक्वेशन जो हम पढ़ते हैं 11th में वो क्या होती है, मैं बोल के बता रहा हूँ, आप इसको उससे कंपेयर कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, वहां जेड स्क्वायर नहीं होता था, प्लस 2fy फिर प्लस c इक्वल्स टू 0, वहां ये 2wz नहीं होता था। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात दिमाग में क्या रखनी है कि सर्किल और गोले की इक्वेशन में जो डिफरेंस है वो जेड कोऑर्डिनेट का है। ये जो दो टर्म्स थी जेड स्क्वायर और 2wz, ये हमारे सर्किल की इक्वेशन में एब्सेंट थी। तो अगर हम इन दोनों टर्म्स को यहां से हटा दें तो इट बिकम्स इक्वेशन ऑफ ए सर्किल इन xy प्लेन। ओके, तो अब आप देखिए जनरल इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है।
अब अगर हमें ये इक्वेशन गिवन है, तो अगर हमसे कोई कहे कि इसका सेंटर क्या होगा, व्हाट इज द सेंटर, यानी कि रिमेंबर इक्वेशन को देखकर हम उसका सेंटर लिख रहे हैं, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ राइटिंग सेंटर ऑफ द स्फीयर, माइनस यू कोमा माइनस वी कोमा माइनस डब्ल्यू। अब आप देखिए माइनस यू क्या होता है, माइनस यू अगर आपको जैसे लिखना हो तो आप कहां से लिखेंगे, वो आप यहां से लिखेंगे एक्स की टर्म से। जैसे सपोज किसी इक्वेशन में यहां पर लिखा है 20x इस जगह, तो 20 किसकी जगह लिखा है, फिर वो 20 लिखा है 2u की जगह, तो आप 2u को 20 से कंपेयर करोगे तो u आ जाएगा आपका 10 और माइनस u हो जाएगा फिर माइनस 10। यानी सेंटर का x कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएगा कि जो आपकी x की टर्म है इक्वेशन ऑफ स्फीयर में, उसका जो कोफिशिएंट है उस पे आपको दो एक्शन करने हैं। एक तो आपको उसमें 2 का डिवाइड लगाना है और फिर उसका आपको साइन चेंज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर लिखा है, मान लीजिए -14 लिखा है, -14x लिखा है, तो -14x लिखा है, तो आप इसमें इसका कोफिशिएंट x का हो गया -14 -14, तो इसमें आप 2 काम कीजिए, एक तो इसमें 2 का डिवाइड लगाइए और इसका साइन चेंज कीजिए, तो यू विल गेट 7, तो फिर यहां पर आएगा 7। आई होप आपको समझ में आई होगी बात। सिमिलरली जो काम हमने x के कोफिशिएंट पे किया, वही काम आपको y और z के कोफिशिएंट पे करके ये सेंटर के y और z कोऑर्डिनेट लिख देने हैं। तो इस प्रकार हमें -u -v -w याद रखना है। क्या होता है ये, इट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ए स्फीयर whose general equation is given. Then you are seeing a formula radius. रेडियस में क्या, रेडियस के अंदर हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इट इज अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। यानी ये जो यहाँ पर -u -v -w है, इनका स्क्वायर कर दीजिए, इनको ऐड कर दीजिए और फिर इसमें से ये जो d है, अब देखिए d के बारे में हम थोड़ा सा बात करना ऊपर स्किप हो गई। d इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म in the general equation. Why it is called constant term? Because it is free from x, y and z. तो इसमें न तो x है, इसके पहले की जितनी भी हमारे पास टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं, इनमें x, y, z कोई ना कोई है। This term is called constant because it doesn't contain any variable term x, y, z. तो इस constant को यहाँ पर हमें माइनस करना है ना, और फिर ये जो भी वैल्यू बनेगी इसका हमें स्क्वायर रूट ले देना है, इट बिकम्स द वैल्यू ऑफ द रेडियस। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है, 3 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जनरल इक्वेशन। मतलब हिंदी में इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मेरी जनरल इक्वेशन है, इसकी 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं, आवश्यक विशेषताएं, यानी ये तीनों बातें तो इस इक्वेशन में हो ही रही हैं। अगर इनमें से कोई भी एक बात अगर इस इक्वेशन पर होल्ड नहीं कर रही है, तब ये इक्वेशन स्फीयर की इक्वेशन नहीं होगी। फर्स्ट देखिए, 1 बाय 1 मैं इसको रीड कर रहा हूं। फर्स्ट, इट इज ए क्वाड्रेटिक इन एक्स वाई जेड। मतलब ये इक्वेशन एक्स वाई जेड में क्वाड्रेटिक है। मतलब क्वाड्रेटिक का मतलब ये एक्स वाई जेड में द्विघाती है। अब रिमेंबर, जब हम कहते हैं कोई इक्वेशन मान लीजिए एक्स में द्विघाती है, इसका ये मतलब नहीं होता कि उसके अंदर खाली एक्स स्क्वायर ही आएगा। जैसे आप याद कीजिए, नॉर्मली हम पढ़ते हैं 9th-10th में एक्स स्क्वायर -5x + 6 = 0, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। तो इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म भी है, एक्स की टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। तो क्वाड्रेटिक इन एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर भी होगा, एक्स की टर्म भी हो सकती है, कांस्टेंट टर्म भी है। सिमिलरली आर्गुमेंट फॉर वाई एंड जेड। फिर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आर इक्वल। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर गुणांक बराबर है। अब ये बात आपको यहाँ पर केयरफुली समझनी है। आपको लग रहा होगा साहब सर ने यहाँ पर पूरी बात नहीं लिखी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक बराबर भी हैं और यहाँ पर आपको लग रहा होगा 1 है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियरली दिमाग में फिक्स कर ले हम कि ये जो गुणांक है इनका 1 होना आवश्यक नहीं है। इट मीन्स the coefficient of x square y square z square need not be 1. It can be any value. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी इक्वेशन में यहां पर लिखा है एक्स स्क्वायर के आगे लिखा है 5,
वाई स्क्वायर के आगे भी लिखा है 5 और जेड स्क्वायर के आगे भी लिखा है 5, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि भाई ये इक्वेशन स्फीयर की नहीं होगी, क्योंकि आपको लगेगा यहाँ तो 1 1 1 नहीं है, तो 5 5 5 है। इसलिए हम यहाँ पर एम्फेसिस कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक इक्वल होने चाहिए। तो 5 5 अगर है तो हम उनको 1 बना सकते हैं। हाउ? बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 5। तो हम उस केस में अगर इक्वेशन को 5 से डिवाइड लगा देंगे तो यहाँ पर 1 1 1 बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? गुणांकों का बराबर होना, न कि गुणांकों का यूनिटी होना। ओके, एंड थर्ड चीज क्या है? इट डजंट कंटेन टर्म ऑफ x इंटू वाई, वाई इंटू जेड, जेड इंटू एक्स। यानी किसी भी स्फीयर की इक्वेशन में एक्स वाई प्रोडक्ट, वाई जेड प्रोडक्ट और जेड एक्स प्रोडक्ट की टर्म नहीं होगी। तो कुल मिला के आपको ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, इसको मैंने यहाँ राइट मार्क किया है, इसको आपको बिल्कुल रट लेना है। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होगा। फिर आप देखिए, हम आ जाते हैं एक और पर्टिकुलर फॉर्मूला या एक और पर्टिकुलर फॉर्म, डायमीटर फॉर्म। आप देख पा रहे होंगे टाइटल, डायमीटर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इस केस में आपको एक डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर। ओके, इस डायग्राम के अंदर आपको एक स्फीयर दिख रहा है, और ये जो हमारा स्फीयर है, इस स्फीयर का आपको, यहाँ मैंने पॉइंट पे यहाँ लिखना भूल गया, ये सेंटर है, ये देखिए अब ये पॉइंट, और ये सेंटर से पास होने वाली, क्या कहते हैं इसको हम? सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड, एंड द मोर प्रिसाइज नेम ऑफ दिस कॉर्ड इज डायमीटर। इसको हम कहते हैं व्यास। कोई भी जीवा जो केंद्र से गुजरती है वो कहलाती है गोले का व्यास। ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या गिवन है? इस व्यास के जो सिरे हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर जो है, हमको इनके कोऑर्डिनेट गिवन है। ए और बी कौन है? एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। तो अगर किसी भी गोले के किसी भी व्यास, क्योंकि आप देखिए किसी भी गोले के सेवरल डायमीटर हम कंसीडर कर सकते हैं, तो किसी भी एक व्यास के अगर हमें दोनों सिरों के कोऑर्डिनेट पता हैं, तो हम फिर उस केस में उस गोले की इक्वेशन कंप्लीटली लिख सकते हैं। इस केस में जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं डायमीटर फॉर्म, मतलब व्यास रूप। तो आप देखिए यहाँ पर क्या दिख पा रहा है आपको? ये देखिए, अब जो बॉक्स में बंद कर रखा है मैंने, इट इज कॉल्ड डायमीटर फॉर्म। इसमें क्या करना पड़ता है आपको? एक्स एक्स, दो ब्रैकेट आपको एक्स एक्स के दिख रहे हैं, इसमें से माइनस हो रहा है, एक बार x1 एक बार x2। अब ये x1 x2 क्या है? x1 x2 इन दोनों व्यासों के जो सिरे हैं, इनके x कोऑर्डिनेट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x1 की जगह 5 लिखा है, x2 की जगह -2 लिखा है, तो यहाँ पर आप x -5 करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा x -2, दैट इज x +2। ठीक है, सिमिलरली y और सिमिलरली z की टर्म्स हम लिखकर इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो ये इक्वेशन अगर आप ध्यान से सोचें कि अगर मैं यहाँ पर इन तीनों प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दूं, तो ये इक्वेशन अल्टीमेटली सिंप्लीफाई होकर जनरल फॉर्म में जम जाएगी। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पर मैंने लॉजिक लिखा है, ये इक्वेशन कैसे आई। तो ये लॉजिक आप एक बार देख लेना, कुछ ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब देखिए, एक छोटा सा हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। जैसे मान लीजिए इक्वेशन है, तो आप तुरंत इसको देख के क्या बोलेंगे कि साहब ये इक्वेशन तो जनरल फॉर्म की जैसी है। इसकी जनरल फॉर्म की जैसी, जनरल फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर। इसलिए इसने हमने कहा भी क्या है कि गोले का आप केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी ये जो मेरा गोला है, इसका केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना ही है मुझे। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है? मुझे जो भी इक्वेशन ऑफ द स्फीयर में टर्म्स हैं, उनको मुझे सबको लेफ्ट में लाके लिखना है। तो चूंकि यहाँ पर 11 जो था, कांस्टेंट टर्म जो थी वो राइट में थी, तो इसको मैं यहाँ पर लेफ्ट में ले आकर मैंने इसको 0 कर दिया। ठीक है, फिर मैंने लिखा है कि साहब इसकी तुलना करने पर व्यापक समीकरण से, यानी इसकी तुलना मैंने इससे की। तो आप देखिए, तुलना करने के लिए फर्स्ट 3 टर्म्स तो सेम है, 4th टर्म से तुलना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए 2ux की तुलना में करूंगा -2x से, तो व्हाट आई गेट? 2u की जगह लिखा है -2, इट मींस u इक्वल्स टू -1।
जिस प्रकार मैंने u को लिखा उसी प्रकार v, w और d को मैं लिख दूंगा तुलना करके। उसके बाद क्या करना है, सिंपली केंद्र का जो मेरा फॉर्मूला है लिखने का कोऑर्डिनेट का, माइनस यू कमा माइनस वी कमा माइनस डब्ल्यू करके मैंने इनके साइन चेंज करके लिख दिए। देखिए आप, तो ये आ गया मेरा केंद्र और त्रिज्या आ गई मेरी इस फॉर्मूले से। इनका स्क्वायर करके सम कर दिया मैंने, माइनस डब्ल्यू, तो इसको साइन चेंज करके माइनस कर दिया। इनको आप देखिए, इनको अगर मैं एडअप करूं तो ये बन जाता है 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, 5 इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। ओके, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके और फर्दर क्वेश्चंस और फॉर्मूले करेंगे। थैंक यू वेरी मच।